गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन का 16 वीडियो है और 16 वीडियो से पहले आपने इसके 15 वीडियो देख लिए होंगे और समझ में आ भी गए होंगे। उन 15 वीडियो में जो लास्ट 13 वीडियो से हम चल रहे थे वहाँ पर एक टॉपिक चल रहा था आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वापस बताऊँ किसे कहा जाता है, याद आ गया ना? क्या मिलाया है वो नहीं, कितना मिलाया है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सॉल्यूशन की, वही आपकी क्या कहलाएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कुल कितनी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है? 4। पहला क्या था? RLBP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। होता क्या है, यूज किस में किया जाता है? तो ये चारों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज हम कहाँ कर रहे हैं? नॉन वोलेटाइल जो सॉल्वेंट होते हैं या सब्सटेंस होते हैं उनका मोलिकुलर मास डिटरमिनेशन कैसे किया जा सके। सेकंड हमने पढ़ा था, शायद वो 14 वीडियो था, वहाँ पर था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। और उसके बाद जस्ट इसके पहले वाला वीडियो था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो हम आज पढ़ने वाले हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑस्मोसिस। क्या होता है? और ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। इसके बाद आपके इस लेसन का सबसे अंतिम पार्ट रहेगा, लास्ट पार्ट रहेगा वन टाइप कोफिशिएंट, यानी कि जहाँ पर आप किसी सब्सटेंस को मिलाते हैं, मिलाने के बाद वह जो सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल या तो डिसोसिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं, अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो वहाँ से जो आपको मॉलिक्यूलर मास मिलेगा वो उसका नॉर्मल ना होकर क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। तो उसको वापस कैसे नॉर्मल किया जाए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो उसी फैक्टर से आते हैं, चाहे IIT का एग्जाम हो चाहे NET का एग्जाम हो। इस टॉपिक में अधिकांश क्वेश्चन आपको वन टाइप कोफिशिएंट से मिलेंगे। अब ये एक ऐसा टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, जिसको आप कई बार देख सकते हैं। इस घटना को अगर आपको ध्यान हो, आपके घरों में जब भी करेले बनाए जाते हैं, करेलों को आपकी मम्मी क्या करती है, सबसे पहले नमक के पानी के अंदर क्या कर देती है उसको, है ना, थोड़ी देर के लिए नमक के पानी में रख देती है। और इसका रिजल्ट आपको पता है कि नमक के पानी में भिगोए हुए जो करेले होते हैं उनका कड़वापन कम हो जाता है। दूसरी चीज़, आप किशमिश लें, समझते हो किशमिश, डार्क किशमिश लें और उसको क्या करेंगे, हम पानी में डाल दें और थोड़ी देर छोड़ दें, क्या होगा, अंगूर बन जाएगा। इसका उल्टा करें, अंगूर लें, पानी लें, उसमें खूब सारा नमक डाल दें और फिर आप उस अंगूर को क्या करें, अंदर डालें, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो क्या बदल जाएगी, आपकी किशमिश में बदल जाएगा। और सबसे बड़ा रोचक चीज़, पानी हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है पता है? काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है, पानी हमेशा कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे क्यों? ये स्पेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है, 11th क्लास से चैप्टर पढ़ा होगा, एनर्जी कहाँ ज़्यादा होती है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, स्पेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। लेकिन कभी सोचा आपने, अगर पानी को हम नीचे से ऊपर ले जाना चाहें तो क्या करेंगे? भाई सीधी बात है, आपको आगे मोटर लगानी पड़ेगी, है ना, बाहर से उसको क्या देना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके अपोजिट जो स्पेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, आपका उल्टा चलेगा। तो इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन पेड़ पौधे के बारे में कभी सोचा है, पानी कहाँ रहता है, ज़मीन में, वहाँ पर कोई मोटर लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, फिर भी पानी कहाँ जा रहा है, कहाँ जाता है, पत्तियों तक ऊपर। तो ये सारी ही जो प्रोसेस मैंने बताया है, वहाँ पर आप इस घटना को हर जगह देखो। और ये घटना क्या है, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस को पढ़ने से पहले मैं आपको काइनेटिक थ्योरी, जो मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक थ्योरी है, अणुगतिक सिद्धांत, उसके बारे में थोड़ा बता दूँ। वो सिद्धांत क्या कहता है कि हमेशा कोई मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह किस तरफ से रन करेगा। तो जनरली वहाँ ये कहा गया है कि जहाँ पर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ से वह रन करके कहाँ जाता है, जहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगी उसकी, लोअर। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, यानी कि होमोजीनियस ना हो जाए, एक जैसा ना बन जाए, तो वहाँ तक वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल रन करेंगे। अगर आपने एक जगह पर एक कंटेनर रख रखा है, उसको इसके द्वारा दूसरे कंटेनर से जोड़ रखा है, इसमें आना जाना हो सकता है, ये थोड़ा सा ओपन है। पर इधर आपने एक सॉल्यूशन रखा है जो काफ़ी कंसंट्रेट है, पर एक तरफ आपका जो है बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं है, यानी कि ये प्योर वाटर मान लेते हैं और आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे आप रखोगे तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल क्या होंगे, सॉल्यूट के इधर आना चालू हो जाए, और ये तब तक जाएंगे तब तक कि कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम ना हो जाए।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप घर में आप अगरबत्ती लगाते हैं, किसी बहुत दूर कोने में लगाते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे क्या करते हैं, गंध आप तक आती नहीं आती। कैसे आई वो? क्योंकि वहाँ पर धुएं का जो कंसंट्रेशन था वो ज़्यादा था, और फिर वो क्या स्प्रेड हुआ, और तब तक स्प्रेड होता रहेगा जब तक कि पूरे के अंदर कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर आपको ये जो काइनेटिक थ्योरी कहती है कि हमेशा जहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करेगा, मॉलिक्यूल अपने आप क्या करेगा, गमन करता रहेगा, चलता रहेगा। तो यहाँ पर अब घटना जो घटित होती है, इसके पहले ऑस्मोसिस को समझे, उसके पहले एक और है विसरण। इस घटना को आप समझ लें, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन को आपको समझना है और ऑस्मोसिस, दोनों को मैं एक साथ समझा रहा हूँ। आप देखें, मैं इसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ दो जगह ले रहा हूँ अलग अलग। भाई आपने दो सॉल्यूशन लिए, एक कंटेनर है जिसके बीच में एक आपने क्या किया, एक मेम्ब्रेन या एक इसके अंदर अवरोध किया, लेकिन इसके अंदर पोर्स बहुत बड़े ज़्यादा है, यानी कि इधर से इधर और इधर से इधर आपके सारे मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। अब एक तरफ जो मैंने रखा है, ये इधर मैंने सॉल्यूशन रखा है, यानी कि मान लीजिए नमक का सॉल्यूशन। एक तरफ केवल मैंने क्या किया है, वाटर रखा है। तो यहाँ पर क्या है, वाटर है, और यहाँ पर क्या है, NaCl एक्वस है, यानी कि पानी तो है ही है सॉल्वेंट के रूप में, और उसमें क्या मिलाया गया है, नमक को मिलाया गया है। अब आपसे पूछा जाए, माना कि इसकी कंसंट्रेशन C1 है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, C2 है, और अब जनरली आपसे पूछते हैं बताओ भाई इसमें कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे, कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें केवल प्योर आपका क्या है, वाटर है, इधर आपका NaCl इसमें मिलाया गया, सॉल्यूट मिलाया गया है। क्लियर है ना? लेकिन अगर कंसंट्रेशन आप बात करें, कंसंट्रेशन सॉल्यूट के रेफरेंस में ले रहे हैं, तो हम कहेंगे C1 ग्रेटर देन C2। पर अगर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की माने, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगी, C1 से ज़्यादा किसकी होगी, C2। लेकिन सॉल्यूशन के लिए हम कंसंट्रेशन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कि यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट मिला हुआ है, तो सॉल्यूट के रेफरेंस में ही हमेशा क्या देखते हैं, कंसंट्रेशन देखते हैं। लेकिन ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ये सॉल्वेंट किधर जाएगा, सॉल्यूट किधर जाएगा, तो यहाँ पर ये जो अवरोध आपने लगाया है, इसके अंदर दोनों ही क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो इधर आपकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल किधर जाएंगे, इस ओर, और इधर आपकी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और इधर ज़्यादा है, ठीक है। तो इधर से इधर किधर जाएगा, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट भी इधर रन करेगा और सॉल्यूट इधर रन करेगा, और ये तब तक रन करते रहेंगे जब तक कि पूरे ही कंटेनर के अंदर क्या हो, कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर मोमेंट दोनों का होगा, सॉलिड मॉलिक्यूल भी जाएंगे और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी जाएंगे, लेकिन नेट जो मूवमेंट देखा जाता है तो वो क्या कहा जाएगा कि नेट मूवमेंट क्या होगा, नेट मूवमेंट सॉल्यूट के पार्टिकल इधर मूव कर जाएंगे और फ्री स्प्रेड होते जाएंगे। इसको आप ये भी समझ सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। आपने क्या किया, इसमें वाटर लिया और इसमें आपने क्या किया, इंक की एक ड्रॉप डाल दी। देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है। तो ये जैसे जैसे होगा ये इंक जो है आपकी स्प्रेड होती जाएगी, स्प्रेड होते 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 सभी जगह पर क्या होगी, ये फैल जाएगी। तो ये जो आपका इंसिडेंट हुआ है, इस घटना को हम यहाँ पर क्या नाम देंगे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन काइनेटिक थ्योरी का बिल्कुल बराबर क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। डिफ्यूजन में क्या होता है, अधिक कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल किधर चले जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन की ओर, और ये तब तक जाएंगे जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए, यानी कि सारी कंसंट्रेशन एक जैसी ना हो जाए। ठीक भाई, ये तो हो गया आपका डिफ्यूजन, विसरण। और कक्षा 11 में आपने एक रूल भी पढ़ा होगा, डिफ्यूजन रूल ऑफ ग्राफ। वहाँ पर उसने ये बताया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन R1/R2 √D2/D1 होता है, याद हो तो, ठीक है। इसका पूरा रूल्स है डिफ्यूजन के लिए। लेकिन हम यहाँ पर जो मेन चीज पढ़ रहे हैं वो ऑस्मोसिस है। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, अब देखिए आप सेकंड एग्जांपल, ये क्या, ये आपका कंटेनर है, ठीक है भाई, और इसी के अंदर वही आपके दो सॉल्यूशन है। इधर आपका NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है और इधर आपका सॉल्वेंट है, वाटर। जैसा वहाँ है C1 है, ये C2 है, और कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, C1 की ज़्यादा है। बस मैंने दोनों में डिफरेंस इतना ही किया। यहाँ पर एक बिल्कुल हल्के वाली, ठीक है, ऐसी जिसमें सब आओ और सब जाओ, किसी को रोकने वाला नहीं। लेकिन इनके बीच में जो मैंने मेम्ब्रेन लगाई है, ये थोड़ी अलग टाइप की है ना, ये सेलेक्टिव है, किसी को आने देगी, किसी को नहीं आने देगी, रोकेगी। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को तो जाने दे पर
सॉल्यूट को ना जाने दें। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमेशा सॉल्यूशन में जब आप किसी सॉल्यूट को मिलाते हो तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हमेशा बड़ी साइज के होते हैं थोड़े से, और सॉल्वेंट क्या होती है? स्मॉल साइज की होती है। तो ये चेन इतने छोटे होते हैं कि यहाँ से सॉल्वेंट तो जा सकता है पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इधर नहीं आ सकते हैं। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम जनरली क्या कहते हैं? SEM। सुना हुआ नाम? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्ध चयनात्मक झिल्ली, SEM। कौन होती है ये? आपका जनरली एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है, सेलोफेन हो सकती है, या कॉपर फेरोसाइनाइड से बनाई जाती है, Cu2 FeCN6। एक विंटर पेपर लिया जाता है, कॉपर फेरोसाइनाइड के अंदर उसको क्या कहता है? भिगोया जाता है, फिर उसको सुखा दिया जाता है। तो विंटर पेपर क्या होता है? इस तरह की झिल्ली होती है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चले जाते हैं, है ना। जनरली देखा होगा लैब के अंदर आपने कि नमक का विलयन ने विंटर पेपर लगा के छाने उसको, आप देखेंगे नमक भी गया और वाटर भी गया। लेकिन अगर उसी विंटर पेपर को आप कॉपर फेरोसाइनाइड के अंदर डुबो दें और फिर उसके बाद आप क्या करें, तो फिर आप देखेंगे वहाँ से नमक के पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे और वाटर के पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे? सारी नीचे। तो इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ क्या होने वाला है? वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो तो इधर और इधर आ जा सकते हैं, इनके लिए कोई अवरोध नहीं, लेकिन NaCl के मॉलिक्यूल यहाँ तक आएंगे, इधर नहीं जा पाएंगे। ठीक। अब मामला ये बस रहा है कि इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इधर कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो तरीके दो है, कम वाले में या तो नमक आ जाए तो बराबर हो जाएगा, पैरिटी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो नमक इधर आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर। लेकिन समस्या क्या है? बीच में आपने क्या लगा रखा है? SPM, जो NaCl को जाने नहीं दे रहा है। तो अब इसकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इसके बराबर किया जाए तो दूसरा ऑप्शन क्या बच रहा है? ये तो इधर जा सकता है ना। तो पहले जैसे माना कि इसमें 100 ml आपका वाटर था और 10 ग्राम नमक है, इधर आपका केवल क्या है? 100 ml वाटर है। अब आपने जैसे ही इसको इधर किया तो धीरे धीरे 100 से बढ़कर ही ज़्यादा होएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा से क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। पर ये डिफ्यूजन से बिल्कुल उल्टा है। डिफ्यूजन में दोनों ही मूवमेंट कर सकते हैं, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। पर ऑस्मोसिस में क्या होता है? केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे, सॉल्यूट के बिल्कुल नहीं। और फिर कंसंट्रेशन समान हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो आपकी घटना है इसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। अब बोलो क्या समझ में आया? ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है? पहली चीज, हमेशा मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जाते हैं? अधिक कंसंट्रेशन से इधर जाएंगे लो कंसंट्रेशन की ओर। यहां मामला उल्टा है। मॉलिक्यूल यहां पर कौन जा रहा है? इधर आपकी कंसंट्रेशन क्या है? अधिक, पर इधर क्या है? आपकी लो है। और मॉलिक्यूल किधर मूव कर रहे हैं? लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मूव करने में फर्क है। यहाँ पर कौन मूव कर रहा था? सॉल्यूट। यहाँ पर कौन मूव कर रहा है? सॉल्वेंट। तो परासरण की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि जब कम सांद्रता लोअर कंसंट्रेशन से अधिक सांद्रता की ओर विलयन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का स्वतः गमन कर जाना, अधिक कंसंट्रेशन की ओर लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का गमन करना, क्रॉस कर जाना, ये क्या कहलाएगा? आपका ऑस्मोसिस। अब इसको आप जो मैंने बताया चीजें कि आप क्या करते हैं? घटना नंबर 1 कि आपने क्या लिया? यहाँ पर अंगूर और इसके चारों ओर क्या लगाया आपने? नमक का पानी। अंगूर के चारों ओर जो झिल्ली, अरे मेम्ब्रेन जो है, ये क्या होगी? SPM। ठीक है, जनरली आपने पता होगा प्रोटीन और वसा से बनी होती है ना। तो ये SPM आपकी क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी। अब इसके अंदर जो आपका है, ठीक है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म वगैरह। ये आपका क्या है? अंदर जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या है और इसकी कंसंट्रेशन क्या है? देखिए पानी नहीं, नमक है, तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है? कम। यहाँ ज़्यादा और यहाँ कम है। तो हमेशा मैंने कहा ना, पैरेटी थ्योरी क्या कहती है? ज़्यादा से कम की ओर जाएगा, पैरेटी से इसमें जा नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में कौन है? SPM। तो यहाँ से जो आपका वाटर है वो कहाँ जाएगा? बाहर की ओर। तो ये पीछे जाएगा और किस में बदल जाएगा? किसमिस में। और अगर आप इस किसमिस को वापस पानी में डाल दें तो क्या होने वाला है?
अब ये पिचकने के कारण यहाँ पर वाटर कम हो गया, इसकी कंसंट्रेशन तो हो गई ज़्यादा, पर यहाँ पर केवल वाटर है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो सॉल्वेंट किधर जाएगा, कम से ज़्यादा की ओर, ये वापस क्या हो जाएगी, फूल जाएगी और अंगूर में बदल जाएगी। समझ में आया? इसी तरह से आप पौधों के अंदर देखें तो आप जब आप देखते हैं कि रूट का लास्ट जो होता है, जैसे ये रूट कोशिश सेल्स है, ठीक है, पर ये लीफ तक जा रही है, इसके चारों ओर क्या है, पानी है, इधर क्या है आपका प्रोटोप्लाज्म है जो कि गाढ़ा होता है, कंसंट्रेशन क्या है, अधिक, बाहर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, कम। क्या होने वाला है, वही ऑस्मोसिस, जैसे ही जाएगा पानी मेम्ब्रेन से क्रॉस करता हुआ ये फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब ये फूल गई तो इसकी कंसंट्रेशन तो हो गई कम, क्योंकि पानी हो गया ना, तो सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया, और इसकी पास वाले की कंसंट्रेशन क्या है, अब ज़्यादा ही, क्योंकि इसके अंदर पानी गया नहीं, तो अब वापस लोअर कंसंट्रेशन से किधर जाएगा, सॉल्वेंट, हायर कंसंट्रेशन की ओर। अब ये क्या हो जाएगी, पानी बढ़ जाएगा और फूल जाएगी। इस तरह से आगे, इस तरह से आगे, इस तरह से आगे आगे करता हुआ कहाँ तक चला जाएगा, पत्तियों तक पानी आपका पहुँच जाता है, किसी मोटर की आवश्यकता नहीं होती। बोला है समझ में? ये है ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो बच्चों ऑस्मोसिस समझ में आ गया पूरा, ठीक है ना? वापस एक बार बता दूं मैं, है ना, बड़ा सिंपल सा आपका क्या है ये, मैंने बताया आपको, एक तरफ क्या होगा सॉल्यूशन, एक तरफ आपने क्या रखा है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की क्या है कंसंट्रेशन हाई है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है लो है। पहली चीज, दोनों के बीच में क्या लगा दिया हमने, एसपीएम से उनको अलग कर रखा है। अब होगा क्या, दोनों की कंसंट्रेशन आपको समान करनी होती है, तो वहाँ से हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल जो सॉल्यूट के वो किधर जाएंगे, सॉल्वेंट की ओर, किंतु बीच में क्या लगा रखी है हमने, एसपीएम, और एसपीएम लगा रखी है तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जा नहीं पाएंगे। तो अब इसका दूसरा कंसंट्रेशन को कम करने का तरीका क्या हो जाएगा, तो लो कंसंट्रेशन जो है सॉल्वेंट की, वहाँ से मॉलिक्यूल एसपीएम से गुजर सकते हैं, तो वो एसपीएम की ओर जाएंगे, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है उसकी ओर चले जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एसपीएम के द्वारा कम कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्वतः गमन, क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन साइड टू सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन साइड थ्रू एसपीएम, या एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा विलायक के अणुओं का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, विलय के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः गमन को क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। क्लियर है भाई? अब बात करेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर की। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, परासरण दाब, परासरण दाब भैया वो है कि परासरण की जो क्रिया है उसको रोकने के लिए आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो जाएंगे, जैसे आपने रखा दिए जाएंगे, लेकिन अभी जावे नहीं, इनको रोक लें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट प्रेशर डालना पड़ेगा। और वही प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। चलो इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। यही पार्टिकल यहाँ पर जो आपका कंटेनर रखा हो, इसी को देखें आप, ये कंटेनर है पूरा ग्लास का, जिसके बीच में मैंने क्या लगा रखी, एसपीएम। एक तरफ क्या भर रखा है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कौन है, जैसे माना कि NaCl और H2O। इधर आपका क्या है, प्योर वाटर है सॉल्वेंट के रूप में, ओके, बीच में क्या है, एसपीएम है। जैसे आप रखोगे तो होगा क्या, ऑस्मोसिस होगा, है ना, होगा ना। तो क्या होने वाला ऑस्मोसिस में, मैंने कहा ना C2, यहाँ पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ये ज्यादा है, हाई है, किससे, C1 से, सॉल्वेंट में, तो हाई से लो की तरफ जाना चाहिए ताकि इनकी कंसंट्रेशन समान हो जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि बीच में क्या है, एसपीएम, तो वाटर के मॉलिक्यूल की तरफ कवर करेंगे, इस साइड में फ्लो करने लग जाएंगे। अब ठीक, और जैसे फ्लो करेंगे तो इस सॉल्यूशन का लेवल जो यहाँ था वो रेंज होकर कहाँ चला जाएगा, अप हो जाएगा, हो गया ना भाई। और इधर आपका वाटर का लेवल जो ये था वो लो होकर कहाँ चला जाएगा, इस जगह पर आ गया, है ना, ये वाटर किधर चला गया, सॉल्यूशन की ओर जाना चालू हो गया। तो भाई अब इसको रोकना है मैं, तो इसके लिए मैंने क्या पिस्टन लगाया है, और इस पर इस पिस्टन के द्वारा क्या किया है, प्रेस किया है, पी एक्सटर्नल लगाया है। कितना प्रेस करेंगे कि इस वाटर का लेवल कहाँ रह जाए, इस जगह पर वापस अपने पुरानी जगह पर आ जाए, पहले जहां था। इसका मतलब ये पार्टिकल जो आपके फ्लो कर रहे थे, जब आप इनसे प्रेशर डालोगे तो ये पार्टिकल वापस किधर जाएंगे, इस ओर, ठीक। तो आपको जब इस लेवल पर रखोगे तो इसका मतलब आपने इस ऑस्मोसिस जो हो रहा था उसको रोकने के लिए आपने क्या किया, पिस्टन से प्रेशर लगाया है,
तो इसी को हम क्या कहेंगे, जो प्रेशर आप जितना लगा रहे हो एक्सटर्नल प्रेशर, वही इसका क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, वह एक्सटर्नल प्रेशर जो किसी सॉल्यूशन पर लगाया जाए, किसके लिए, एसपीएम द्वारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो आपके फ्लो होके आ रहे हैं उनको रोक सके, या जो सिंपली कह सकते हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाएगा सॉल्यूशन पर, वह उस सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि क्या कर सके, ऑस्मोसिस को रोक दे। तो किसी भी ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जितना प्रेशर आप लगाते हो वह उस सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। ठीक है ना भाई, तो ये तो हो गया आपका ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात करने वाले हम कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करने वाला है ना, जो प्रेशर है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करने वाला है। अगर आप इसी कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करते हैं तो कम करने पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा करने पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होने वाला है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए, इसके फैक्टर्स को समझने के लिए जनरली ऑस्मोसिस के प्रोसेस में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बिहेव को क्या माना जाता है, एक गैसियस बिहेव माना जाता है, गैस की तरह माना जाता है। और यहाँ पर भी सारे ही वही लॉ काम में लिए जाते हैं, या वही लॉ आपके अप्लाई होते हैं जो कि आपके साधारणतः गैसों के रूल्स होते हैं, है ना। पीवी इजिकल टू एनआरटी जहाँ से लेके आए, बायल के रूल, चार्ल्स के रूल, अवगाद्रो, ठीक है ना, गैलिस, तो सारी आपके जो रूल्स होते हैं गैसों के वो यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ से अब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है जिसका सिंबल क्या होता है, पाई। तो पाई की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, वो कहलाएंगे आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के जो लॉ है या रूल्स है, उससे अपन लेके आएंगे कि कौन कौन से नियमों, जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि वो सारे ही लॉ जो है वो गैसों पर जो अप्लाई होते हैं वही लॉ यहाँ पर काम आते हैं। तो नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रूल्स। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये देने वाला था वांटा। ठीक है, ये लो किसने दिए थे, वांटा आपने दिए थे। ठीक, तो परासरण के दाब के गैसों के नियम है उसी के अकॉर्डिंग है। वांटा आपने इस पर रिसर्च किया और उसके आधार पर जो 3-4 लॉ दिए जो आपके पीबीजी टू एनआरटी के लिए थे। पहला नियम जो है वांटा बायल का नियम, वहां पर भी आपने गैसों के लिए बायल का नियम पढ़ा था, तो वहां पर आपका क्वेश्चन क्या था, टेम्परेचर। और जब आपने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप को देखा, तो जब आप किसी गैस के लिए अगर आप उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं और फिर प्रेशर और वॉल्यूम के साथ देखें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप क्या करते हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। इसका मतलब P इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था ना। तो यहाँ पर भी P की जगह क्या आ गया, पाई आ गया केवल, पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, वॉल्यूम के। यानी कि जितना ज्यादा आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, है ना, वॉल्यूम जितना बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उसकी घट जाएगी। और कंसंट्रेशन कम और ज्यादा पर ही तो आपका ऑस्मोसिस हो रहा है, तो जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा उतनी ही ऑस्मोसिस की प्रक्रिया क्या होगी, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आपने वॉल्यूम को बढ़ाया है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने पर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पाई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सेकंड नियम दिया वांटा चार्ल्स का नियम, ठीक है ना। तो चार्ल्स का नियम वहां पर किस पर था, प्रेशर कांस्टेंट हो। अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया फिर टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर है और टेम्परेचर गर्म करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, पाइप यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कांस्टेंट है, आपने प्रेस जो किया वो कांस्टेंट है, तो अगर फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्यूशन का क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T।
थर्ड जो रूल दिया उसने वन टॉप टेम्परेचर प्रेशर लॉ, ताप दाब नियम। इसमें क्या था, V कांस्टेंट है, आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया और अब आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे, बंद कर दिया उसको और फिर आपने क्या किया, उसको गर्म किया, तो फिर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर आपका वही है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि वहां पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी था, यहाँ पर आपका P की जगह क्या आ गया, केवल पाई आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है जब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए। और फोर्थ नियम दिया उसने वन टॉप अवोगाड्रो लॉ, यहाँ पर क्या था, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, वही वॉल्यूम रख रखा है, एक डिब्बे के अंदर आपने बंद कर दिया सॉल्यूशन को, ठीक है, और टेम्परेचर भी उसका क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका प्रेशर कितना होने वाला है, तो किस पर डिपेंड करेगा, मोल्स पर, है ना, सॉल्यूशन के मोल, सॉलिड के मोल कितने हैं, तो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, जितनी ज्यादा मात्रा लेंगे आप उसके अंदर सॉलिड की, उतना उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। अब चलो ये तो हो गए आपके किसके किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लो है, जो कि बिल्कुल इक्वल है गैसों के लो के बराबर, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, उसको गैस की तरह ही माना। अब अगर इन सभी लोगों को मिला दें तो फिर पाई का रिलेशनशिप क्या होता है, तो देखें आप, तो पहला इन रूल्स के आधार पर अब आप पाई का रिलेशनशिप देखें, तो फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, वन टॉप बाहर करिए, लिखा हुआ है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, तब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसी तरह सेकंड रूल जो आपका है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, थर्ड रूल क्या है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो पाई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे मान लिया उन्होंने, T से, ये वन टॉप टेम्परेचर प्रेशर रूल से है, और अवोगाड्रो रूल से क्या है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। अब तीनों को प्लस करें तो क्या हो जाता है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N T अपॉन V, V नीचे T और N डायरेक्टली है, V इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैंने कांस्टेंट काम में लिया जो कि आपका R है, और ये क्या है, गैस कांस्टेंट है। यहां पर जनरली S का प्रयोग किया जाता है सॉल्यूशन कांस्टेंट के रूप में, जो कि बिल्कुल गैस कांस्टेंट के बराबर ही होगा, और यहां पर इसकी वैल्यू रखी जाएगी तो 0.082, ये वैल्यू आपकी रखी जाएगी। अब पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, nRT अपॉन V, V को मैंने कर लिया तो क्या हो गया है, पाई V इज इक्वल टू nRT, और N के नीचे अगर मैं V को लाता हूं तो आप देखें N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, वॉल्यूम, है ना, तो N अपॉन V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर 1 लीटर आप वॉल्यूम रखते हैं तो 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर डिसॉल्व किसकी, सोल्यूट के मोल क्या कहलाती है आपकी, मोलरिटी कहलाती है। मोलरिटी में यही बताया ना, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट के मोल क्या कहलाएगी, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कहलाएगी, जो कि क्या है, कंसंट्रेशन है, सांद्रता को व्यक्त करती है, ठीक है। तो N अपॉन V को क्या लिया हमने, C क्या है, कंसंट्रेशन है, और किस रूप में है, मोलरिटी के रूप में है, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, CRT। अब आप देखें पाई इज इक्वल टू CRT, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा C का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर आप C सांद्रता है तो वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होता है, सांद्रता घट जाती है, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर पाई का मान घट जाएगा। तो ये आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सॉल्यूशन इक्वेशन है, वहां पर गैस इक्वेशन थी, इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन इक्वेशन क्या हो जाएगी, पाई इज इक्वल टू CRT। देखो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में अधिकांश जो न्यूमेरिकल आता है, आसान सा न्यूमेरिकल आता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, मैं नीट और IIT की बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड के एग्जाम में बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल आता है, और अधिकांश बार जो न्यूमेरिकल आया है बोर्ड में वो किससे आता है, पाई इज इक्वल टू CRT से आता है। सारी वैल्यू आपको दी जाती है, केवल आपको इसमें वैल्यू रखनी होती है, आसान सा न्यूमेरिकल होता है। तो सॉल्यूशन जो आपके 3 नंबर का जो चैप्टर डिवाइड किया हुआ है ना, तो इसमें यही है कि आपका एक न्यूमेरिकल आता है और उसमें मैक्सिमम 80% टाइम कौन सा आया हुआ है, इसी पर आया है, पाई इज इक्वल टू CRT पर। ओके भाई, समझ में आ गया ये। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस क्या है, सिंपल सी प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है कि लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन की और SPM से चला जाना, फ्लो हो जाना, क्या कहलाता है,
स्पॉन्टेनियस फ्लो यानी कि स्वतः फ्लो होना ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो मैंने बताया ना, आप उस सॉल्यूशन को दिमाग में, पिक्चर को दिमाग में रखें, एक तरफ सॉल्वेंट और एक तरफ क्या आपका सॉल्यूशन है। तो वहां पर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो प्रेशर का बढ़ना सामान्यतः टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, ठीक। वॉल्यूम बढ़ाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक। और नंबर ऑफ मोल्स अगर ज्यादा है, ठीक है, एन, तो वहां पर भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो इस आधार पर आपने क्या लिखा? पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT। अब आपने को मेन चीज जो है इसके न्यूमेरिकल्स लेने हैं। ठीक, तो अब आप इसको उतार लें, ठीक है ना, इसको नोट कर लें। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके कुछ बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल लेते हैं। चलिए भाई, ये आपका पहला न्यूमेरिकल है, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है जो बोर्ड के लेवल का है ना, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है ये? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% यूरिया सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करना है, इसका 5% यूरिया सॉल्यूशन है और टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया का सॉल्यूशन जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, ये आपका प्रॉब्लम है। अब निकालना क्या है आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, और पाई इक्वल क्या होता है? CRT होता है ना भाई। अब क्या क्या दिया गया है, चलो जल्दी देखो। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? C का मतलब कंसंट्रेशन, और यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन को N/V के रूप में लिया था ना, जो कि मोलरिटी होती है। ओके, तो मोलरिटी होती है, तो यहाँ पर N/V हो गया, और N क्या है? सॉल्यूट के मोल है, यूरिया के मोल है, और ये क्या है? वॉल्यूम है। अब आपका सॉल्यूशन के लिए यूरिया का जो वेट होता है, मैंने इसको क्या मान लिया? WB। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? MB। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू V। चलो भाई, अब आपको यहां पर क्या चाहिए? WB मतलब यूरिया का वेट कितना है। तो ये कह रहा है कि 5% यूरिया है, परसेंट में दे रखा है। इसका मतलब 5 ग्राम यूरिया को इसमें बोला गया है 100 ml वाटर के अंदर। ये आपका WB बता रहा है, तो WB कितना हो गया? 5 ग्राम। WB कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। ओके, और V कितना आएगा? तो V क्या आएगा आपका? 100 ml है, तो 100 ml को आपको किसमें बदलना पड़ेगा? लीटर में। तो 1000 में क्या लगा दिया? मैंने डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 0.1 लीटर आपका वॉल्यूम आ गया है। ठीक। तीसरी चीज क्या चाहिए आपको? यूरिया का MB यानी कि मोलिकुलर मास। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है? NH2CO, NH2 एमिनो मेथेनामाइड। और अब इन सभी के मोलिकुलर मास को निकालने के लिए इन सबके एटॉमिक मास को आप प्लस करेंगे, तो नाइट्रोजन कितने? 2, 28, ऑक्सीजन 1, 16, कार्बन 12, हाइड्रोजन 4 इक्वल कितना हो जाता है? 60 ग्राम। चलो भाई, आगे सारी वैल्यू। C के लिए आपको सांद्रता यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं दी गई है, लेकिन 5% सॉल्यूशन दिया गया है, और C यहाँ पर किसमें रखी जाती है? N/V यानी कि मोलरिटी के रूप में लिखी जाती है। तो मोलरिटी के लिए क्या हो जाता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000 होता है। ठीक है, अब मैंने ये वैल्यू यहाँ रख दी है, तो WB यहाँ पर कितना है? 5 ग्राम है। कितने में बोला गया है? 100 ml वॉल्यूम में बोला गया है, डिसोल्व किया गया है। तो B कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100/1000, 0.1 लीटर तो आपका B हो गया, जिसको 1000 से आपको मल्टीप्लाई करने की अब जरूरत नहीं है। और MB मोलिकुलर मास यूरिया का कितना आ जाता है? 60 ग्राम। ओके, तो अब आप यहाँ से C की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं या इस फॉर्मूले को इधर रख सकते हैं। दूसरी चीज, अब चाहिए आपको R। भाई R तो फिक्स है आपका, R 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर वायुमंडल, इसकी यूनिट होती है।
उसके बाद आपका क्या चाहिए टी, यहाँ रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको किसमें बदलना है इसको केल्विन में, 0 का कितना हो जाएगा कितना केल्विन हो जाता है। ओके वैल्यू रखते हैं तो पाई इक्वल टू क्या हो गया आपका, चलो मैं यहाँ से रख रहा हूँ WB अपॉन MB इंटू B इंटू RT, पाई इक्वल W 5 MB 16 वॉल्यूम 0.1 इंटू 0.081 इंटू 273.5। अब इसको सोल्व कर दो भैया, करो सोल्व जल्दी से। हाँ पढ़ लो पार्ट पीट जो भी करनी है, जो पढ़ लोगे ना, ये तुम्हारा काम है, ठीक है ना। केमिस्ट्री का काम भी इतना ही होता है, फॉर्मूला क्या लगने वाला है और मैंने हेल्प करनी कि वैल्यू कहाँ से लाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा 18.67 वही बनना है ना, आसान सा। केवल मान रखना है, आपने वैल्यू रखनी है, केवल जो वैल्यू देखनी है वहां से आपको यहाँ पर पुट करनी है। हो गया भैया, चलो उतारो इसको पहले वाले न्यूमेरिकल को।